Hello children, today we will study another poem of our book Honeydew. Second lesson है geography lesson. ठीक है. So and the poet of this beautiful poem is Mr. Zulfikar Ghosh. He was not only a poet but he was a very famous novelist too. So he had written a poem by the name of Geography Lesson, in which he has told us about the physical features of the earth and many more things. So we will start. I have already given all the exercises, word meaning and question answers of the this poem in the same channel. So I'll give you the explanation, rhyming scheme and the poetic devices today. So we start. Geography lesson. Mr. Zulfikar Ghosh. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? यहाँ पर पोएट कहते हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देगा जब आप उसको 10,000 फीट ऊपर से देखें, ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर से देखें तो आपका शहर कैसा दिखाई देगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होती हैं आपकी रेखा गणित की डिज़ाइन, तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नीटली प्लान दिखाई देता है, परफेक्ट दिखाई देता है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर ऑन द थिक ऑफ इट. सो इट वुड स्ट्राइक यू, तब आपके अचानक मन में आएगा, स्ट्राइक माने एकदम से अचानक से मन में आएगा, एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज, कि ये जो एक्चुअली में होता है कि वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब इन द थिक ऑफ इट होता है जब आप उसके बीच में होते हो, थिक होता है उसके बीच में होते हो. ठीक है, जब आप उसके यानी कि पूरी पब्लिक के शहर के बीच में होते हो तब एक्चुअली में जैसा होता है उससे ये बहुत ही डिफरेंट दिखाई देगा. इसका मतलब ये है. सो हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. तो यहाँ पर पोएट ने एक विवरण दिया है इस टाइप के शहर की एक व्यू का. ठीक है, एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उसको देख के पोएट के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो आई विल रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without a style when the jet sprang into the sky. तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जब वो जेट एयरप्लेन से उड़े आकाश की तरफ, स्प्रैंग होता है, स्प्रिंग का पास्ट टेंस से मतलब जंप किया, मतलब कि जब वो उड़े इस आकाश की तरफ अपने जेट प्लेन में. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तब उनके दिमाग में ये क्लियर हुआ कि जो सिटी ऐसे डेवलप हुई है, शहर का डेवलपमेंट ऐसे हुआ है, वो उसका कारण क्या था, शहर का ऐसा उसका कारण क्या था. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ये उनको उस ऊंचाई पर महसूस हुआ जबकि 1 मील जो है 6 इंचेस के बराबर दिखाई देता है. आप लोगों ने कभी पहाड़ों पे गए होंगे या फिर प्लेन से अगर आप विंडो सीट पे आप बैठे होंगे तो आप वहाँ से दिखाई देता है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी छोटी छोटी दिखाई देती हैं. या पहाड़ों से आप देखिए तो बसेस जो होती हैं बिल्कुल माचिस के बराबर दिखाई देती हैं. तो जब वो उस ऊंचाई पे थे कि जब उनको 1 मील इतना डिस्टेंस 6 इंचेस के बराबर दिखाई दे रहा था, तब उनके दिमाग में ये क्लियर हुआ कि जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ है उसका रीज़न क्या था. ठीक है. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजर्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. और जब वो फिर से लाइन रिपीट हुई है कि जब वो अपने जेट प्लेन से आकाश की तरफ फ्लू हुए, जब उन्होंने उड़ान भरी, तब उनको दिखाई दिया कि जो एक्चुअली ग्राउंड पे जो इतना हैपजर्ड होता है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्डरली, सब अस्त व्यस्त, जो और अनऑर्डरली दिखाई देता है, अनप्लान्ड दिखाई देता है, विदाउट स्टाइल, कोई इसमें स्टाइल नहीं दिखती है. तो वो उसका रीज़न ऊपर जाने पे उनको समझ में आया कि तब क्या होता है असली कारण.
कि जब आप ज़मीन पे होते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई देता है, अनप्लान्ड दिखाई देता है, विदाउट स्टाइल दिखाई देता है, और जो कि इनएविटेबिलिटी, जिसको कि छोड़ा अवॉइड नहीं कर सकते आप। वो तो अगर आप ग्राउंड में हैं तो आपको झेलना ही है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं इतनी ऊंचाई पे कि जब एक मील आपको 6 इंचेस के बराबर दिखाई देने लगता है, तब उसका रीज़न समझ में आता है कि ये डेवलप ऐसे हुई है, तो उसका रीज़न क्या है। सी द पोएटिक राइमिंग स्कीम फर्स्ट लाइन देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि देख सकें। देखिए राइमिंग स्कीम में जब हमें जो पोएम की हर लाइन का लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड अगर उसी स्टैंजा के किसी और साउंड से सेम करते हैं तो हम उसको सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। अब देखिए इसमें तो साफ ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन स्काई है ना, स्काई सेम ही वर्ड है, सेम ही साउंड है, तो दोनों को हम ए देंगे, और कोई भी वर्ड राइम नहीं कर रहा है इस स्टैंजा का। नंबर देखिए सेकंड लाइन सिटी, सिटी राइम कर रहा है इनएविटेबिलिटी से, है ना, साउंड आ रही सिटी इनएविटेबिलिटी सॉरी, तो यहाँ पर इन दोनों को हम बी साउंड देंगे, सेम साउंड से आ रही है। सी देखिए हैड राइम कर रहा है हैप्जर्ड से, दोनों डी पे ख़त्म हो रहे हैं, हैप्जर्ड और हैड, तो दोनों को सी देंगे हम। अगला देखिए माइल राइम कर रहा है स्टाइल से, है ना, तो यहाँ पर माइल स्टाइल सुनने में सेम सी साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम डी देंगे। तो राइमिंग स्कीम फिर हो जाएगी इसकी ए बी सी डी बी सी डी ए, सी बी सी डी ए, ठीक है, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। और सी द पोएटिक डिवाइसेस, देखिए यहाँ पर जब सेम लाइन रिपीट हुई है, फर्स्ट लाइन व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, व्हेन द जेट स्प्रैंग, लास्ट लाइन सेम है, तो रिपीटिशन हमने आप लोग को जब फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि जब सेम वर्ड का बार बार रेपिटेशन हो, रिपीट हो, और या फिर यहाँ पर तो पूरी लाइन रिपीट हो गई है, तो रेपिटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। रेपिटेशन RE पी, यहाँ पर थोड़ा सा मोटी चल रही उंगली, PTITIO, मैं स्पेलिंग ही बोल रही हूँ, REPETITION, रेपिटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगला देखिए यहाँ पर इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट हम लोग ने पढ़ा था बच्चों कि इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस तब होती है जब कोई भी लाइन के एंड, जब लाइन ख़त्म हो रही हो, तो जैसे आप सेकेंड लाइन में देखिए सिटी के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है यहाँ पर, और वो लाइन फॉरवर्ड हुई है थर्ड लाइन में हैड के बाद पंचुएशन मार्क दिया हुआ है। तो इंजैबमेंट तब होता है, हमने पहले भी पोएटिक डिवाइस में आपको जब सिखाया थी फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस, तब सिखाया था कि जब कोई भी पंचुएशन मार्क किसी लाइन के एंड में ना हो और वो सेम लाइन फॉरवर्ड हो रही हो अगली लाइन में या फिर उसके भी आगे, तो वहाँ इंजैबमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सिटी के बाद इंजैबमेंट है, और देखिए इनएविटेबिलिटी के बाद भी इंजैबमेंट है ना, तो और स्टाइल के बाद भी है, देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क, है ना, अगर कोई भी पंक्चुएशन मार्क होता तो इंजैबमेंट ना होता, लेकिन यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होगी। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। एंड वन मोर फिगर्स ऑफ स्पीच आई कैन सी द फर्स्ट लाइन स्प्रैंग और स्काई, सा साउंड रिपीट हो रही है ना, तो एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। आई टेल द स्पेलिंग, LEALLITERATION, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। और इसमें देखिए तो इसकी वाली लाइन देखिए फोर्थ, सीइंग इट स्केल्ड 6, देखिए बार बार एस साउंड रिपीट हो रहा है, सीइंग है ना, स्केल्ड 6, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे से थर्ड लाइन हैड लुक्ड हैप्जर्ड वाली, है ना, हा साउंड रिपीट हो रहा है, हैड हैप्जर्ड, हा साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो देयर आर 3 पोएटिक डिवाइसेस इन दिस स्टैंजा, है ना, रेपिटेशन, एलिट्रेशन एंड द इंजैबमेंट। नाउ वी विल मूव towards the second stanza. See, so second stanza, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated
when the jet reached 10,000 feet. So अब यहाँ पर पोएट कहता है कि when the jet reached 10,000 feet, और जब उनका जेट प्लेन जो था 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचा और ऊपर गया, इसका मतलब तो इट वॉज क्लियर, तब उनको ये बात क्लियर हुई वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि जहाँ की कंट्री में, पूरे देश में जहाँ जहाँ रिवर्स बहती हैं, जहाँ पर जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर शहर हैं, ठीक है. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्रीज हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि जहाँ जहाँ नदियाँ थी वहाँ वहाँ शहर बस गए. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और वैलीज जो है, वैलीज होते हैं जब जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में एक लैंड प्लेन होता है और चारों तरफ पहाड़ होते हैं, है ना, घाटी जिसको कहते हैं, जैसे कि देहरादून है फॉर एग्जांपल. तो वो वैलीज़ क्यों पॉपुलेटेड होती है, वैलीज़ में पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होती है, लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. जहाँ नदियाँ होती हैं और जहाँ वैलीज़ होती हैं वहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, वहाँ शहर क्यों है. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और इसके पीछे उन्होंने कहा कि जोग्राफी का, भूगोल का एक लॉजिक है कि लैंड और वाटर अट्रैक्टेड मैन, की ज़मीन, अच्छी उपजाऊ ज़मीन और वाटर, पानी जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हर चीज़ में पानी और अच्छी लैंड का बहुत फ़र्क होता है ना, बहुत लोगों की लाइफ पे असर पड़ता है. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड माने शोन. तो व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट उनका 10,000 फीट पे पहुंचा तब उनको क्लियरली डेलिनेटेड हुआ, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया कि जोग्राफी का जो लॉजिक है कि लैंड और वाटर जो है आदमियों को आकर्षित करते हैं, और इसीलिए जहाँ भी वैलीज़ हैं, जहाँ भी रिवर्स हैं, वहाँ पर शहर बसे हुए हैं. नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि लिखने में ईजी रहे. फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, फीट फीट सेम है तो ए देंगे हम दोनों को, ठीक है. कंट्री इज राइमिंग विद जोग्राफी, थोड़ी सी साउंड सेम आ रही है, कंट्री जोग्राफी है ना, वाई वाई पे ख़त्म हो रहे हैं दोनों, तो बी होंगे दोनों. रैन इज राइमिंग विद मैन, है ना, रैन मैन सुनने में सेम आ रहा है. और पॉपुलेटेड और डेलिनिएटेड, पॉपुलेटेड डेलिनिएटेड दोनों सेम सी साउंड आ रही है, तो इन दोनों को डी देंगे. सो राइमिंग स्कीम ऑफ द होल सेकंड स्टैंजा इज ए बी सी डी, बी सी डी ए. दिस विल बी द राइमिंग स्कीम. सी द पोएटिक डिवाइसेस नाउ. रिपीटिशन है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन रिपीट हुई है, सेम लाइन है, तो repetition figures of speech is there. Repetition. I can see alliteration also. See the second first line 10,000, 10,000 टा साउंड रिपीट हुई है साथ में 10,000. दूसरे में क्लियर और कंट्री का साउंड रिपीट हुई है, क्लियर कंट्री सेकेंड लाइन में. थर्ड में रिवर रैन, रा साउंड रिपीट हुई है, रिवर्स रैन, ठीक है. और लास्ट लाइन में 10,000 अगेन सेम लाइन है जो ट साउंड रिपीट हुई है. तो एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच, आई टेल यू द स्पेलिंग ऑल्सो, ALLTERATI. हम पहले भी डिस्कस कर चुके फिगर्स ऑफ स्पीच पर आते समय, जहाँ पर सेम साउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड नॉट द वर्ड, जहाँ पर सेम साउंड रिपीट होती है जिस लाइन में, तो जैसे ट साउंड हो रही थी, दूसरे में क हो रही थी, तीसरे में र हो रही थी साउंड, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. इन हिंदी वी कॉल इट अनुप्रास अलंकार. सो नाउ वी विल मूव द थर्ड वन. And one more thing, children, this see the second line country and the third line ran. After ran there is no punctuation mark, so enjambment figures of poetic devices there. After country and man there is no figures, no punctuation mark, so enjambment. ठीक है, हम पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ भी किसी लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, कोई कॉमा, कोई डैश, कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, कुछ इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ इंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस होती है. और डेलिनिएटेड के बाद भी सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम डेलिनिएटेड, जिसका मतलब होता है शोन, है ना, दिखाया गया. तो इसमें भी यहाँ पर भी इंजैपमेंट है. नाउ कम टू द थर्ड लास्ट पैरा, लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. When
The jet rose 6 miles high. It was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. सो यहाँ पर पोएट ये बहुत अच्छा उन्होंने इस पे लिखा है कि जब जब प्लेन ऊपर जा रहा था ऊपर की तरफ, तो उनको बहुत सारी चीज़ें जोग्राफिकल हर फिजिकल फीचर्स हर ऑल्टीट्यूड पे कैसे दिखाई देते हैं सब उनको क्लियर होता जा रहा था, जोग्राफिकल लॉजिक समझ में आ रहे थे। लेकिन जब वो करीब 6 माइल हाई पे पहुँचे, यानी 6 माइल होता है करीब 31,000, अगर आप एग्जैक्टली करेंगे तो 31,680 फीट्स हो जाता है ना, करीब 31,000 31,500 से भी ज़्यादा, 31,680 होता है। इतनी ऊंचाई पे जब उनका प्लेन पहुंचा, व्हेन द जेट रोज होता है राइज का पास्ट टेंस है ना, 6 मील हाइट पे गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब उनको क्लियर हुआ कि पृथ्वी गोल है। तब उनके ये जोग्राफिकल फिनोमेना उनके दिमाग में आया कि अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उनको ये भी पता चला कि जमीन की अपेक्षा समुंदर ज़्यादा है ना, वी ऑल नो दिस। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कम टू द सेकेंड पेज, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. इतना सब कुछ अभी तक उनको समझ में आ रहा था, सारे जोग्राफिकल फिनोमेना हर ऑल्टीट्यूड पे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उनको जब वो 6 मील ऊपर ऊंचाई पे गए, करीब 31,680 फीट की ऊंचाई पे गए, तब उनको ये बात नहीं समझ में आई कि इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत कठिन था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो अर्थ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के कारण ढूंढ निकालते हैं। कैसे ढूंढ निकालते हैं? टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, लोगों को मारने के और शहरों के बीच दीवारें खड़ी करने के, मतलब अलगाव के, ये सब कारण कहाँ से ढूंढ निकालते हैं? फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर बाई, लेकिन इतनी ऊंचाई पे उनको ये क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, वाई, ये नहीं समझ पाए वो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, रीड इट अगेन एंड ट्राई टू गेट द मीनिंग वॉट एवर पोएट ट्राई टू से, है ना। सो थैंक यू। See the poetic devices, sorry children, see the poetic devices. Rhyming scheme first. देखिए, when the jet rose 6 miles high, high is rhyming with last line y, है ना, high rhyme कर रहा है y से, ए मिलेगा दोनों को, है ना, ए। नेक्स्ट बी, राउंड इज rhyming with found, है ना, राउंड फाउंड मिल रहा है तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी। लैंड, थर्ड लाइन, लैंड इज राइमिंग विद अंडरस्टैंड, है ना, दोनों में सी हो जाएगा। फर्स्ट लाइन देखिए अंडरस्टैंड। अगला देखिए, फिर अब ये बची ये लाइन होगी, कॉजेज टू हीट ईजर टू बिल्ड, बिल्ड किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो ये बस ये डी है, यहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं है, किसी से मैच कर रही है। और वॉस अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, बिल्ड किल से रैम नहीं कर रहा, किल्ड होता तो राइम कर जाता, लेकिन यहाँ नहीं है, तो डी और ई ये अलग अलग हैं। सी द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट लाइन में तो कॉमा है, राउंड के बाद कॉमा नहीं है, सेकेंड लाइन। सो एन्जैबमेंट इज देयर, है ना, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, सो एन्जैबमेंट इज देयर। नेक्स्ट पेज, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क अगेन, फाउंड के बाद भी नहीं है, बिल्ड के बाद भी नहीं, फाउंड के बाद भी नहीं है, तो यहाँ से, और बिल्ड के बाद भी नहीं है, तो ये सब इंजैबमेंट है ना। तो इन द लास्ट स्टैंजा पोएट ट्राइड टू गिव अस अ डीपर मीनिंग, so it's a very beautiful poem. Read it again and again. If any problem comes, you can comment me. Thank you so much.